हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और एनसीईआरटी की श्रृंखला में हमारा पिछले वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चनों पर हम चलते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके वीडियो लाने में, क्योंकि हमें पूरा का पूरा यहाँ पर कंटेंट लिखना पड़ता है। तो माफ़ करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी आपका जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 97 प्रश्न से। और 97 प्रश्न हैं कि तोप कविता के लेखक कौन हैं। तोप एक कविता है, तो उसमें आपको लेखक बताने हैं कि तोप कविता के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरेन डंगवाल हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वीरेन डंगवाल सही हो जाएगा। इसके बाद है, नोट भी देख लीजिए जरा इनके बारे में। तो 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले कीर्ति नगर में आपका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके बारे में यदि हम और जानने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा और जान लेंगे। और आगे क्या है, इनके कविता संग्रह भी हैं वीरेन डंगवाल जी के। इसी दुनिया में इस पे इनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार भी दिया गया है। और दुष्चक्र में शिष्टा, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको? वीरेन डंगवाल को। ठीक है। इनका जो निधन है वो 28 सितंबर 2015 में हुआ था। चलिए, इनके बारे में हम जान चुके हैं। एक बार आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 98। डायरी एक पन्ना कृति किसकी है? डायरी एक पन्ना, आपको कृति बतानी है। तो ध्यान रखना, ये जो कृति है ये सीताराम शेखसरिया जी की है। डायरी एक पन्ना नामक कृति क्या है, किसकी है? तो सीताराम शेखसरिया जी की है। इनके बारे में अगर हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो 1892 में सीताराम शेखसरिया जी का जन्म हुआ था तथा 1982 में इनका निधन हुआ था। और राजस्थान नवलगढ़ इनका ये जन्म स्थान है। कृतियां जो हैं वो हैं स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग और नई याद। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला जो इनके बारे में फैक्ट है वो है 1962 में आपको पद्मश्री सम्मान मिला। किसको? सीताराम शेखसरिया जी को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ततारा बमीरो कथा के लेखक कौन हैं? ये एक ततारा बमीरो कथा भी है, इसके आपको लेखक बताने हैं। तो ध्यान रखना, ततारा बमीरो कथा जो है इसके लीलाधर मंडलोई जो हैं वो लेखक हैं। लीलाधर मंडलोई। अब लीलाधर मंडलोई कौन थे? तो ध्यान रखना, लीलाधर मंडलोई का जन्म जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा के गुढ़ी ग्राम में हुआ। घर घर घूमा, रात बिरात, काला पानी, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी? घर घर घूमा, रात बिरात, काला पानी, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, ये लीलाधर मंडलोई जी की क्या हैं? प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है 100वां। तो एनसीईआरटी के यहाँ पर 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये एक कृति का नाम है जिसके आपको लेखक बताना है। तो ध्यान रखना, इसके जो लेखक रहेंगे वो रहेंगे प्रहलाद अग्रवाल। कौन रहेंगे? प्रहलाद अग्रवाल। और यदि हम प्रहलाद अग्रवाल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इनके जीवन परिचय में भी देख लेते हैं क्या क्या है। जन्म 1947। ठीक है। कहाँ हुआ था? जबलपुर में। कृतियां जो हैं 7वां दशक, तानाशाह में खुशबू, सुपरस्टार और राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, ये पूरा। कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन। तो यहाँ पर जो है ये राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कारतूस किसकी कृति है? कारतूस किसकी कृति है ये आपको बताना है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, कारतूस कृति जो है ये हबीब तनवीर जी की है। किसकी है? हबीब तनवीर जी की है। ठीक है। अब हबीब तनवीर जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हबीब तनवीर जी का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1923 में हुआ था। ये देखिए 10th चल रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसी कृतियां तो हमने कभी नहीं पढ़ी हैं,
तो आगे अब पढ़ने को मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आता है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं फिर वो बोलते हैं कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था। चलिए, हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1923 में हुआ। इनकी कुछ कृतियां भी हैं, जैसे आगरा बाजार, चरणदास चोर। अब चरणदास चोर तो आपने पढ़ी ही होगी। इसके बाद देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, मुद्रा राक्षस का अनुवाद भी इन्होंने किया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10 भाग 2 संचयन पर हम लोग आ चुके हैं, और संचयन में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि हरिहर काका कृति के लेखक कौन हैं। फटाफट आप लोग इसके आंसर बताएंगे। तो हरिहर काका के जो लेखक हैं वो होंगे आपके मिथिलेश्वर। कौन होंगे? मिथिलेश्वर जी। और इनके हम जन्म के बारे में बात कर लें तो मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाद्रीह गांव में हुआ। कृतियां जो हैं वो बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, चल खुसरो आपने, ये इनका कहानी संग्रह है, ये झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाणी उपजे, अंत नहीं, ये इनके उपन्यास हैं। कौन कौन से? झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाणी उपजे और अंत नहीं, ये इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं? तो मिथिलेश्वर जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सपनों के से दिन कृति के लेखक कौन हैं? सपनों के से दिन कृति के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं वो हैं गुरदयाल जी। और गुरदयाल जी का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को हुआ था। साथ ही साथ अगर हम इनकी कृतियों की बात करें, गुरदयाल जी की कृतियों की बात करें, तो मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे, क्या जानूं मैं कौन। इनका निधन जो है वो 16 अगस्त 2016 को हुआ था। लेटेस्ट हैं इसलिए आने के ज़्यादा आसार रहते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है टोपी शुक्ला। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टोपी शुक्ला बार बार आप लोगों से पूछी जाती है। तो 104 नंबर का देखेंगे। टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक बताना है। तो सभी लोग जानते हैं कि राही मासूम रजा जी हैं, जिनका निधन जो है 1992 में हुआ था। अगर हम जन्म की बात करें तो रजा जी का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हम सभी जो कवि और लेखक हैं इनके जन्म स्थान लाने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेंगे। उपन्यास जो हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बियारजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, ये आपकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं जिनमें उपन्यास हैं ये। और इन्होंने उर्दू उपन्यास भी लिखा है, जैसे मोहब्बत के सिवा नाम दिया गया है। कविता संग्रह भी हैं, मैं एक फेरी वाला, नया साल, मौजे गुल मौजे सवा, ये एक ही है। इसके बाद रक्से मय, अजनबी शहर और अजनबी रास्ते, ये इनकी कविता संग्रह हैं। साथ ही साथ में इन्होंने हिंदी उर्दू महाकाव्य भी लिखे हैं, जिसमें प्रसिद्ध कौन सा है? 1857 का जीवनी जो है वो छोटे आदमी की बड़ी कहानी है। ठीक है, छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी किस लेखक की है? तो राही मासूम रजा जी की है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाग 2 10 संचयन हो गया है। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट जहां पर आपके मिलेंगे, वो है कक्षा 10 क्षितिज भाग 2। इसमें आपके हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट मिलती है, क्योंकि वास्तविकता में एनसीईआरटी की अपने मध्य प्रदेश में क्षितिज भाग 2 चल रही है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्तानी चारू। ये तो वर्ग 1 में आ चुका है भैया। ठीक है, 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था और पूछा गया था कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ तथा 1623 में इनका निधन हुआ। कुछ विद्वान जन्म स्थान इनका सौरो जिला एटा भी मानते हैं। ये राम भक्ति शाखा के कवि थे, मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
इनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस अवधी भाषा में है तथा विनय पत्रिका और कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पंक्तियां फिर से आई हुई हैं, इनको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रही हैं तो हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे। पायनी नुपुर मंजू बसे कटि किंकिन के धुनि की मधुराई, डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के। ये अलग अलग हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने एक एक पंक्ति ली हुई है। फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो पंक्तियां हैं ये देव कवि जी की हैं। किसकी हैं? देव कवि जी की हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैसे आप इनको याद करोगे? तो देखो मंदिर वगैरह में क्या रहते हैं? देव रहते हैं। तो फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, तो देव जी रहते हैं। ठीक है, डार द्रुम पलना बिछोना, तो भैया पलना बिछोना ये सब, अब इधर पे ध्यान मत देना, पलना बिछोना ये सब देवों के लिए डाले जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, छोटे छोटे पलना, बड़े अच्छे अच्छे पलना बनाए जाते हैं लोगों के लिए। चलिए अब इसके बाद देव जी के जन्म भी पढ़ लेते हैं। तो देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 में हुआ। पूरा नाम इनका देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के ये आश्रय में रहे तथा इसके बाद जो इनको सबसे बढ़िया आश्रय लगा है वो है भोगीलाल के भी आश्रयदाता थे। भोगीलाल भी इनके आश्रयदाता रहे हैं। रीतिकालीन के प्रमुख कवि हैं देव जी। साथ ही साथ में रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इनका निधन जो है वो 1767 में हुआ था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो वही है। ठीक है, कि याद आपको कभी नहीं हो पाना है। शीस मुकुट कटिका छनि कर मूली उर्माल, यो बानक मोमन सदा बसों बिहारी लाल। तो ये तो आपको नाम से ही स्पष्ट दिख रहा होगा, बसों बिहारी लाल। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो बिहारी लाल जी की हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे। अब बिहारी लाल जी का जन्म हमने शायद पहले पढ़ लिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ठीक है, पिछली वीडियो में। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलन कलीन किलकत है। अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। और साथ ही साथ में ये किसकी पंक्तियां हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 110 नंबर में आप चूज करें कि पद्माकर होंगे, अज्ञे होंगे, तुलसीदास, केशवदास, ये सभी ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पद्माकर जी। ये पद्माकर जी की पंक्तियां हैं। इसके बाद हम आत्मकथ्य कविता के लेखक को जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए भैया, आत्मकथ्य अगला प्रश्न है 111 नंबर। आत्मकथ्य कविता के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे आत्मकथ्य कविता के लेखक वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। साथ ही साथ 1937 में आपका निधन हुआ। ये छायावादी कवि हैं, ये भी ध्यान रखना। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी प्रमुख इनकी जो हैं वो कृतियां हैं। और नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के वो हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास इनके हैं कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह हैं आपके आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और साथ ही साथ में कामायनी पर आपको मंगला पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं ये सब कुछ हम एनसीईआरटी की बुक में से लिख रहे हैं, अपने मन से दूसरी बुक से 1% नहीं लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो समझ लीजिए कि ये सब बातें, जीवन परिचय, हम सब कुछ वहीं से उठा करके यहाँ पर लिख रहे हैं, अपने मन से एक नहीं लिख रहे हैं। तो समझ लेना कि एनसीईआरटी से कितना ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है 112। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, जो कि आत्मपरिचय कविता का अंश है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये भी वहीं से है। इसके बाद है उत्साह कविता के लेखक आपको बताना है। तो उत्साह कविता के लेखक जो हैं वो निराला जी हैं। उत्साह कविता के लेखक कौन हैं? निराला जी हैं। और निराला जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। तो निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। मूलतः आप गढ़ाकोला के निवासी थे।
सन 1961 में आपका देहांत हो गया। साथ ही साथ अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये आपकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद है निराला रचनावली, जो है ये 8 खंडों में विभक्त है और उनका पूरा संपूर्ण साहित्य इसी में दिया है। संपूर्ण साहित्य यदि आपको मिलेगा निराला जी का तो वो निराला रचनावली में मिल जाएगा, जो कि 8 खंडों में विभक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नोट दिया गया है, प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस प्रेमचंद्र ने सन 1930-1936 तक निकाली थी। पुनः सन 1986 से यह साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और इसके संपादक राजेंद्र यादव जी हैं। लेटेस्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं अभी वर्तमान में, तो वो हैं राजेंद्र यादव जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कई तरीके से इसके प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 114 नंबर का प्रश्न है, बनारसी दास जैन कृत पहली आत्मकथा जो पद्यात्मक शैली में लिखी गई, ये बनारसी दास जैन कृत पहली आत्मकथा जो पद्यात्मक शैली में लिखी गई वो क्या है? अर्धकथानक है, आप बीती है, मेरी असफलताएं हैं, स्वतंत्रता की खोज है। तो पहली आत्मकथा और बनारसी दास जैन जी के द्वारा पूछी गई है, तो आप बता सकते हो अर्धकथानक है। ये कौन सी है? अर्धकथानक है। और ये ध्यान रखना है कि ये वास्तविकता में पद्यात्मक शैली में लिखी गई आत्मकथा है। वैसे आत्मकथा एक गद्य का हिस्सा होता है, लेकिन ये जो लिखी गई है ये पद्य शैली में लिखी गई है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक कौन है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक आपको बताना है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। और साथ ही साथ में हम नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। आपका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। 1936 श्रीलंका में बौद्ध धर्म आपने ग्रहण किया। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से विख्यात थे, यानी नागार्जुन का उपनाम जो है वो यात्री भी है। इसके बाद युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इसके बाद और भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि आपको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है। आपने फसल शीर्षक से भी कविता लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया मत छूना कविता के कवि आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ में ये सिलेबस में आपके दिया गया है। तो 116 का यहाँ पर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर जी। 116 का क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर जी। और हम माथुर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जो कृतियां हैं, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। आप नई कविता के कवि हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो गिरजा कुमार माथुर जी हैं वो नई कविता के कवि हैं। आप रोमानी मिजाज के भी कवि हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से रोमानी मिजाज के कवि कौन हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? गिरजा कुमार माथुर जी। ठीक है, इसके बाद एक और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक से कवि गिरजा कुमार माथुर ने किया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा गया था वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब शीर्षक से ये गिरजा कुमार माथुर जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, कन्यादान कविता के लेखक कवि कौन है? कन्यादान कविता के लेखक कवि आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्यादान कविता के लेखक ऋतुराज जी हैं। ठीक है, अब ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत, लीला मुखारबिंद प्रसिद्ध इनकी ये कृतियां हैं। इसके बाद आपको सोमदत्त, परिमल, मीरा, पहल तथा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है,
ये जो पंक्ति हैं ये कवयित्री मीना किश्वर कमाल की हैं। अलग से ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, है ना, किसी पाठ से नहीं ले रहे हैं हम, अलग से ये उन्होंने रेड हेडलाइन मतलब पूरा का पूरा एक बॉक्स बना करके इन पंक्तियों को संजोया है एनसीईआरटी बुक में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हैं संगतकार कविता के कवि कौन हैं, तो संगतकार कविता के कवि जो हैं वो आपके मंगलेश डबराल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मंगलेश डबराल जी हो जाएंगे। और मंगलेश डबराल जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ। और शिक्षा दीक्षा जो है वो इनकी देहरादून में हुई। पूर्वग्रह पत्रिका में सहायक संपादक रहे। 1883 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कविता संग्रह जो हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। ये जो कथन है ये किसका है? ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, किसी लेसन से नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी उठा करके देखो, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है। और साथ ही साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अगला है नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं। तो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक आपको बताने हैं, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्या? स्वयं प्रकाश जी। कौन है? स्वयं प्रकाश जी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। स्वयं प्रकाश समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, यानी कि जो समकालीन कहानी है उसके ये कवि हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद है कहानी संग्रह, तो 13 कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखे मिलते हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं वो लिखे हैं बीच में विनय और ईंधन। साथ ही साथ आपको पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि आपको प्राप्त हुए हैं। चलिए, इसके बाद है एक जबरदस्त कथन है, हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया कथन है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक आपको बताने हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक आपको बताने हैं कि इसके लेखक कौन होंगे। तो ध्यान रखना, जाने पहचाने आपके राम वृक्ष बैनीपुरी जी इसके लेखक हैं। और साथ ही साथ में हम राम वृक्ष बैनीपुरी जी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर में सन 1899 में हुआ। अब बैनीपुरी हैं तो बैनीपुर, ठीक है, जन्म हुआ। देहांत जो है वो 1968 में हुआ। साथ ही साथ आपको कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का जादूगर जो है वो राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा पत्रों का संपादन आपने किया। कौन कौन से पत्रों का? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा पत्रों का संपादन कार्य किया। किसने? राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने। बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में पूरा साहित्य प्रकाशित है। अगर इनके साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है तो बैनीपुरी रचनावली उठा लीजिए, 8 खंडों में विभक्त है, ठीक है। इसके बाद है पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत और जंजीरें और दीवारें संस्मरण हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखी गई ये कुछ कृतियां हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला है पलकें खोलो रैन सिरानी, बाबा चले खेत को हल ले सखियां भरती पानी, बहुएं घर घर छाछ बिलोती, गाती गीत मथानी। उपरोक्त पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं?
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शंभू दयाल सक्सेना जी की। ठीक है, इसके बाद हैं लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन हैं। एक लखनवी अंदाज व्यंग किया गया है, तो उसके लेखक आपको बताना है। तो यहाँ पर जो उसके लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपकी यशपाल जी। कौन हो जाएंगे? यशपाल जी। आशा करते हैं आज की वीडियो से कुछ आपको ज़्यादा नहीं तो 2-4 इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर मिले होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ सूचना देना चाहेंगे कि ये जो सारी PDF हैं NCERT की आपको फुल PDF मिल रही हैं मात्र 50 रुपये में। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 70 67 60 62 61। ये 50 रुपये में आपको तब तक दी जा रही हैं जब तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको 50 रुपये यदि आप जमा कर देते हो तो ये कंप्लीट जो 3 वीडियो हमने बना दी हैं उन सभी की PDF आपको 50 रुपये मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में जब पूरा हमारा सिलेबस हो जाएगा, यानी पूरी NCERT हमारी एक बुक बनकर तैयार हो जाएगी, तो पूरी की पूरी आपको उसी 50 रुपये में हम आपको भेज देंगे। आपसे 1 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो जो व्यक्ति उस समय लेंगे उस समय इसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसको मंगा सकते हैं मात्र 50 रुपये में। ठीक है, और ये 50 रुपये में हम आपको पूरी देंगे, है ना। हम बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ही बन रही है वैसे ही हम आपको पढ़ाते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी PDF अभी हमारी 20 पेज की PDF बन चुकी है, जिसमें लगभग 6वीं से लेकर के और हम 10वीं क्षितिज तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज का सेशन भी बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।